हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आज यानी कि 25 जनवरी के द हिंदू में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज 25 जनवरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए 25 जनवरी को किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। तो पहली न्यूज जो द हिंदू में आज दी हुई है फर्स्ट पेज पे, इंडिया इंडोनेशिया सेट टू डिस्कस म्यांमार कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग टॉक। म्यांमार में क्या हो रहा है और क्या जरूरत आ गई जो इंडिया और म्यांमार दोनों ही इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही म्यांमार के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो, जैसे कि एज वी ऑल नो, म्यांमार अभी एक क्राइसिस से गुजर रहा है। किस तरह की क्राइसिस है ये? एक पॉलिटिकल क्राइसिस। क्या हुआ था आपसे 2 साल पहले कि म्यांमार में एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन में एक लीडर है आंग सान सूकी, वो एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीत के आती हैं एंड वो हेड ऑफ द स्टेट बनने ही वाली होती हैं। आर्मी बोलती है कि जो इलेक्शन है वो अनफेयर है और आर्मी उठा के आंग सान सूकी को जेल में डाल देती है ना। उसके बाद क्या होता है कि आर्मी रूल करने लगती है, बट क्या होता है कि जो लोकल ट्राइबल ग्रुप है म्यांमार में, वो आर्मी के अगेंस्ट वेपन उठा लेते हैं। ठीक है, और ये वेपन क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि एक तो आर्मी की एट्रोसिटी से ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरा, इनके वेपन उठाने के पीछे जो मेन रीजन है वो रिलीजन है। एक बुद्धिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं म्यांमार को दोबारा से। तो इसकी वजह से जो म्यांमार की जो आर्मी है, जिसको जुंटा भी बोला जाता है, म्यांमार की आर्मी को जुंटा भी बोला जाता है, तो ये जुंटाज और इनके जो ट्राइबल ग्रुप हैं दूसरे, इनके बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार के अंदर। अब इंडिया और इंडोनेशिया इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो देखो, जो म्यांमार है वो इंडिया के ईस्ट साइड में और इंडोनेशिया के वेस्ट साइड में पड़ता है, यानी कि एक तरफ अगर आपका इंडिया है और दूसरी तरफ अगर इंडोनेशिया है, बीच में है म्यांमार। अब इस क्राइसिस से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जो म्यांमार है वो आसियान का भी पार्ट है। सो अब म्यांमार में इंस्टेबिलिटी होने की वजह से क्या है, आसियान में भी एक तरह की इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो इंडिया, जिसका नेबर है म्यांमार, और इंडोनेशिया है ना, जिसके ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट मेंबर यानी कि आसियान का इंपॉर्टेंट मेंबर है म्यांमार, तो इन दोनों के लिए कॉमन कंसर्न बन जाता है म्यांमार कि म्यांमार में दोबारा से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, चाहे भले मिलिट्री रूल के थ्रू क्यों ना हो। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, अभी वहाँ पे है ना, जो पॉइंट ऑफ टॉक ये नहीं होगा कि म्यांमार में पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो दोबारा से आई है। ठीक है, अभी दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो पॉइंट ऑफ टॉक होगा वो ये होगा कि जो म्यांमार है उसमें स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, ये जो सिविल वॉर म्यांमार के अंदर चल रहा है उसको खत्म कैसे कराया जाए। ठीक है, जिससे जो आसियान में जो इमिग्रेशन की जो समस्या बढ़ रही है म्यांमार की तरफ से, उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रुप है, आपने सुना होगा, हम लोगों ने बहुत प्रीवियसली डिस्कस किया है, अराकान आर्मी। अराकान आर्मी, अराकान आर्मी एक ऐसी ट्राइबल ग्रुप है जो म्यांमार में बुद्धिस्ट स्टेट बनाना चाहता है। तो ये अपनी आर्मी के साथ भी लड़ रहे हैं, म्यांमार के जुंटा के साथ भी लड़ रहे हैं, एंड इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एरियाज बांग्लादेश के भी कब्जा लिए है ना, जिसका आरोप लगा रहा है बांग्लादेश की अराकान आर्मी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इंडिया इससे भी पीछा छुड़ाना चाहता है और म्यांमार में पीस लाना चाहता है, बिकॉज म्यांमार में पीस होगा। म्यांमार हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा जो मोस्ट ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ ही है। तो अगर म्यांमार में टर्मोइल रहेगा तो उसके जो इंप्लीकेशंस होंगे वो इंडिया पे भी होंगे। दैट इज वाई इंडिया वांट टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस इन म्यांमार। ठीक है, और इंडोनेशिया तो आपको पता ही है, साउथ ईस्ट एशिया की एक रीजनल सुपर पावर है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, आसियान का लीडर होने के नाते उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस क्राइसिस को जल्दी से जल्दी खत्म करवाए। दैट इज वाई जो दोनों लीडर हैं, जो दोनों कंट्रीज हैं, इंडिया एंड इंडोनेशिया, वो बहुत ज़्यादा है ना एक पेस मोड में दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस इशू को खत्म किया जाए। तो अब इस मुद्दे पर अभी रिपब्लिक डे पे आए हुए हैं, हमने कल डिस्कस किया था कल के न्यूज एनालिसिस में कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, वो अभी आए हुए हैं विजिट पे, एंड बहुत सारे इशू डिस्कस किए जाएंगे। बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि म्यांमार को डिस्कस किया जाएगा, तो म्यांमार को भी डिस्कस किया जा रहा है, विच इज राइट थिंग।
ठीक है। अगर तो बात करें बात म्यांमार की हो रही है, तो म्यांमार की जो कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? नेफिडो। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें करेंसी की, तो म्यांमार की जो करेंसी है वो है क्यात। प्रेसिडेंट वगैरह कोई है नहीं, टॉप एकदम कोर मिलिट्री रूल यहाँ पे चल रहा है। इंडोनेशिया के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इंडोनेशिया की जो कैपिटल जकार्ता है, कैपिटल करेंसी जो है रुपया है, एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट अभी आए हुए हैं प्रबोवो सुबियांतो, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट कवर की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो एमपी से आ रही है, और एमपी ने क्या किया है कि धीरे धीरे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फेज में जो अल्कोहल है उसको बैन करते हुए जा रहा है। पहले क्या किया था, उज्जैन वगैरह, जो उज्जैन और जो नर्मदा के और पास के रीजन थे, वहां पे लिकर को बैन कर दिया, अल्कोहल को बैन कर दिया कंप्लीटली। ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो लिकर है वो 17 सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस में यहाँ भी बैन कर दिया जाएगा। और ये 17 सिटीज होंगे वो कैसे होंगे, टाउन्स होंगे कैसे होंगे, विलेज होंगे कैसे होंगे, जो कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते होंगे। तो ऐसे 17 सिटीज, विलेज एंड टाउन्स जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के हैं, उनको क्या करने, वहाँ पे क्या करा जा रहा है, लिकर को कम्प्लीटली बैन किया जा रहा है। ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे क्या करा जा रहा है, एमपी को एक ड्राई स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ड्राई स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जो बिल्कुल अल्कोहल फ्री होता है। ठीक है। अल्कोहल यहाँ पे, है ना, खरीदा और बेचा नहीं जाता है, ओपनली खरीदा, बस स्मगलिंग बहुत होती है। बिहार भी हो गया ड्राई स्टेट, बट वहाँ रोका नहीं। ठीक है। तो ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं कि जो एमपी की गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे क्या करती जा रही है, फेज आउट करती जा रही है लिकर को फ्रॉम स्टेट, और धीरे धीरे ऐसे ही पहले रिलीजियस प्लेस पे किया जाएगा, फिर एसोसिएटेड रिलीजियस प्लेस पे किया जाएगा, और ऐसे पूरे एमपी से जो लिकर है उसको फेज आउट कर दिया जाएगा धीरे धीरे। और ये समझा भी जा सकता है कि अभी हाल ही में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, ठीक है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट दिया अल्कोहल के अगेंस्ट में। उन्होंने बोला कि भाई लिकर, जिसे आप बहुत कूल चीज़ समझते हो, टैक्स का जरिया समझते हो, वो एक्चुअली टैक्स वैक्स का जरिया नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का जरिया है। डोमेस्टिक वायलेंस का जरिया है। ठीक है। उन्होंने बोला कि अब हमें कुछ नहीं होता है, हम तो टैक्स वसूलते हैं, ठीक है, शराब पे। इसका जो रिजल्ट है, इसके जो इम्प्लीकेशंस है, वो किसको फेस करने पड़ते हैं? एक लेडीज को जो घर में बैठी हुई है और शाम को उसका हस्बैंड आता है और उसके साथ मारपीट करता है। ठीक है। उसके बच्चों को, है ना, सोशली एक्सप्लॉइट होना पड़ता है ना, जिसके फादर ने पूरा पैसा खर्च कर दिया दारू को पीने में। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि लिकर जो है एक तरह से लिटरली एक कर्स है, सो हम धीरे धीरे इसको फेज आउट करेंगे। तो ये ऐसा कहना है एमपी का। ठीक है। तो ऐसा करने वाला एमपी कौन सा स्टेट होगा अगर बैन हो जाता है? तीसरा स्टेट होगा गुजरात, देन आपका बिहार, और थर्ड आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो इसरो से आ रही है, और न्यूज ये है कि इसरो मारने जा रहा है सेंचुरी। क्रिकेट के फील्ड में नहीं, स्पेस की फील्ड में इसरो लॉन्च करने जा रहा है अपना 18th मिशन, 100 मिशन, सॉरी। ठीक है। तो ये 100 लॉन्च होने वाला है इसरो का, और ये कब शेड्यूल किया गया है? 29 जनवरी को शेड्यूल किया गया है। ठीक है। कहाँ से किया जाएगा? ये एक ही लॉन्च पैड है अभी हमारे पास, श्रीहरिकोटा से। क्या नाम है श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च पैड है उसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ से लॉन्च किया जाएगा इसको। ठीक है। इसरो का 100th लॉन्च होगा। और क्या लॉन्च किया जाएगा? कौन सा रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? GSLV F-15 क्रायोजेनिक, ऐसा वैसा नहीं। जब हमारा जो 100 मिशन है तो कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। तो GSLV जो हमारा सबसे भारी भरकम रॉकेट है ना, वन ऑफ द हैवीएस्ट कॉस्टलीस्ट रॉकेट, उसको फायर किया जाएगा। इसका नाम है GSLV F-15। क्या भेजा जाएगा इसके थ्रू? NBS-02 सैटेलाइट। NBS-02 NBS क्या है?
नेविगेशन सैटेलाइट, NV फॉर नेविगेशन, S फॉर सैटेलाइट, और 02 मतलब सीरीज में दूसरा है, यानी कि दूसरा नेविगेशन सैटेलाइट भेजा जाएगा। ये NBS क्या है, NBS 02 क्या है, 01 क्या था, ये हमारा जो लोकल GPS सिस्टम है, नाविक, सुना होगा आपने नाविक के बारे में, हमारा इंडियन GPS है ये, ठीक है, उसमें उसी सीरीज में एक सैटेलाइट है ये, ठीक है। 5 भेज चुके हैं अभी तक हम, है ना, एक डिस्ट्रॉय हो गया था, हमने उसको दोबारा भेजा था, है ना, तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, तो अभी तक हम 5 भेज चुके हैं, ठीक है। तो नाविक का पार्ट बनेगा। नाविक क्या है ना, हमारा एक इंडियन लोकल GPS सिस्टम है जो इंडिया और इंडिया के चारों तरफ 1500 किलोमीटर के एरिया में GPS सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। बहुत सारी 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और एक तो आपकी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज होंगी वो किसके लिए होंगी, वो हम लोगों के लिए होंगी, आम लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए। और जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हमारी डिफेंस फोर्सेज के लिए होगी। तो देखते हैं, होपफुली सक्सेसफुल होगा हमारा 100 मिशन भी, और होपफुली नहीं 100% से हो रहेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एम्बेसडर्स को सफल किया जा रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, है ना, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, इस तरह से। तो अभी हाल ही में हमारे जो सीनियर IFS ऑफिसर हैं जतिंदर पाल सिंह, ठीक है, इनको बनाया गया है इंडिया का एम्बेसडर। कहाँ पे, इजराइल में, इजराइल भेजा जा रहा है, ठीक है। क्यों भेजा जा रहा है इजराइल, ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है कि इजराइल हमास की जो वॉर है वो अब ख़त्म हो चुकी है, एंड अब इंडिया को सिर्फ इजराइल के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या था, वॉर चल रही थी तो हमने एकदम जो हमास है और उससे रिलेटेड जो गाजा स्ट्रिप है या पैलेस्टाइन है उसके साथ अपने रिलेशन थोड़े से, है ना, रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा स्टेप बैक कर लिया था। बट अब जब दोनों के बीच में सीज फायर हो गया है तो इंडिया को इजराइल को भी मैनेज करना होगा और उसके साथ साथ जो गाजा स्ट्रिप है, पैलेस्टाइन है, उसको भी मैनेज करना होगा। तो अब ऐसा पर्सन चाहिए जो इन दोनों को मैनेज कर सके, तो इसमें महारत हासिल है जतिंदर पाल सिंह को, ठीक है। बहुत सारा काम किया है। पहले क्या कर रहे थे ये, इससे पहले ईरान और पाकिस्तान के लिए ये पॉइंट ऑफ टॉक थे, एम्बेसडर नहीं, पॉइंट ऑफ टॉक। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, भले ही, है ना, साउंड छोटी कर रही हूँ, बट बहुत बड़ी पोस्ट होती है। क्या है कि अगर ईरान और पाकिस्तान को इंडिया से कोई भी बातचीत करनी है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिलने वाले हैं उन्हें। कौन मिलने वाला है, ये पर्सन मिलने वाले हैं, जतिंदर पाल सिंह, यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनको बना दिया गया, अभी तक है इनके टाइम पे। जो बोला जा रहा है कि तालिबान का जो ये जो रवैया है इंडिया के प्रति जो बदला है बहुत तेजी से, ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन पर्सन ने, और इनका नाम है जतिंदर पाल सिंह, ठीक है। इजराइल में पहले जो हुआ करते थे सिंगला, ठीक है, मिस्टर सिंगला, उनको कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया, फ्रांस, यानी कि पेरिस भेजा गया उनको, पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को। इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, तो इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव, ठीक है। और अगर बात करें करेंसी की, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल, इट इज शेकेल, शेकेल, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और अगर पार्लियामेंट की बात करें तो इनकी जो पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है, ठीक है, पेमा खांडू, इनका एक स्टेटमेंट आया और ये बहुत ज़्यादा वरीड है कि चाइना जो है अपने हाइड्रोलिक डेटाज, है ना, वो इंडिया के साथ शेयर नहीं करता है। व्हाट इज द हाइड्रोलिक डेटा, हाइड्रोलिक डेटा मतलब ऐसी रिवर जो इंडिया और चाइना के बीच में कॉमन है ना, ऐसी रिवर जो इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, कॉमन है। इधर चाइना है और इधर इंडिया, लाइक ब्रह्मपुत्र, उनका डेटा, पानी का डेटा कि हमारी तरफ कितना पानी है, इसका डेटा इंडिया के साथ शेयर नहीं किया जाता, जिससे इंडिया को क्या बना रहता है, फियर बना रहता है कि एकदम से बहुत सारा पानी ना आ जाए या बहुत सारा पानी रोक ना दिया जाए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन क्राइसिस लेके आती है। अगर पानी ज़्यादा आएगा तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाएगी, और अगर पानी नहीं आएगा तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाएगी। तो ये इस पर कंसर्न इन्होंने जाहिर किया है। और ये कंसर्न अभी क्यों, ये तो फिर कभी भी कर सकता था ना चाइना, है ना, अभी क्यों, क्योंकि अभी चाइना ने अनाउंस किया है कि वो नियर इंडियन बॉर्डर ब्रह्मपुत्र रिवर पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा डैम और सबसे महंगा डैम,
कि क्या कितनी कॉस्ट होने वाली है, कितने कितने मेगावाट का होने वाला है, 60,000 मेगावाट का होने वाला है, बिलियंस ऑफ डॉलर में इसकी कॉस्ट है। ऐसा चाइना का कहना है कि जो सारी प्रॉब्लम है ना चाइना की एनर्जी और वाटर रिलेटेड, ये डैम क्या कर देगा, खत्म कर देगा, एकदम रूट आउट कर देगा। बट इंडिया इसको लेकर बहुत कंसर्न है, बड़ा डैम बनेगा तो कुछ भी कर सकता है चाइना, है ना। लाइक सबसे पहली बात तो नियर बाई बॉर्डर एरिया में, तो जब इंडियन बॉर्डर के पास में ये बनाया जाएगा, ठीक है, इंडियन बॉर्डर के पास में जब बनाया जाएगा और यहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर किया जाएगा, तो यहाँ पे अर्थक्वेक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनी रहेगी इंडियन बॉर्डर की। यहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन नहीं रहती है, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा घाटा किसको होने वाला है, इंडियन पॉपुलेशन को या हमारे अरुणाचल प्रदेश को होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जब बड़ा डैम बनाया जा रहा है तो जो चाइना है इस ब्रह्मपुत्र के पानी को, है ना, रोक सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है। हो सकता है ब्रह्मपुत्र कल को गुजरे ही नहीं तो जो अरुणाचल प्रदेश और असम की जो एग्रीकल्चर जो पूरी तरह से रिलाई करती है किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर, है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रेटजिक तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लैकमेल करने के लिए कि भाई हाँ आप हमारे साथ ये एरियाज एक्सचेंज कर लो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा पानी रोक लेंगे, ठीक है, या फिर आप हमारे साथ ये एरियाज एक्सचेंज कर लो, ये डील कर दो, हम आपके साथ अदरवाइज क्या करेंगे, बहुत सारा पानी छोड़ देंगे, फ्लड आ जाएगी, है ना। और वॉर टाइम में मान लो इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो रही है और उन्होंने बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा है एट दैट टाइम, है ना, एट द टाइम ऑफ वॉर इन्होंने इस पानी को रिलीज कर दिया, व्हाट विल हैपन, ठीक है, बिना कोई वेपन चलाए एक मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में। तो इंडिया इसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और अब अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को लेके कंसर्न जताया है, ठीक है। चलिए, अच्छा अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है ये बताओ आप कमेंट सेक्शन में ज़रा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है प्रलय, इंडियाज फर्स्ट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल टू बी शोकेस्ड एट रिपब्लिक डे परेड। देखो पहले रिपब्लिक डे परेड जब होती थी 2014 से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले, तो हम अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखाते थे, ठीक है, हर चीज़ उसमें शामिल होती थी, हमारी वेपनरी भी शामिल होती थी, हमारा कल्चर भी शामिल होता था, सब चीज़ें हम दिखाते थे। बट 2014 के बाद से, खास करके मेक इन इंडिया आने के बाद से, जब से हमारी जो मेक इन इंडिया स्कीम आई है, उसके बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट है रिपब्लिक डे का इस्तेमाल करने लगी है एज ए मार्केटिंग टूल, ठीक है। किसकी मार्केटिंग होती है यहाँ पे, हथियारों की मार्केटिंग होती है ना। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि रिपब्लिक डे पे हम बुलाते हैं किसी ना किसी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, एंड उसको जो अपनी प्रॉस्पेरिटी है वो दिखाते हैं, वो बैठते हैं राजपथ पे, बहुत सारी हमारी मिलिट्री ट्रूप्स निकलते हैं, पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस निकलती हैं, हथियार निकलते हैं, हमारी बहुत सारी टैब्लो निकलती हैं, उत्तर प्रदेश की टैब्लो निकल रही है, एमपी की टैब्लो निकल रही है, तो अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं। बट अब क्या किया जा रहा है, उसी हेड ऑफ स्टेट को हम अपनी वेपनरी शो करते हैं, बिकॉज अब हम जो डिफेंस मार्केट है उसमें उतरना चाहते हैं। अभी इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट डिफेंस में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना, डिफेंस एक्सपोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ 2% है, बहुत कम है, और हथियार हम बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम हथियार क्या करते हैं, शोकेस करते हैं। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ठीक है, क्या किया 2020 के समथिंग, 21 के समथिंग आसियान कंट्रीज को बुलाया था, जिनमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, उन ब्रह्मोस दिखाया गया, ठीक है। तो दो आसियान कंट्रीज ने ब्रह्मोस परचेज कर लिया, ठीक है, एक तो फिलीपींस परचेज कर लिया, डिलीवर भी हो गया, और इंडोनेशिया परचेज करने वाला है, ठीक है। अब क्या करा जाएगा, ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें शोकेस की जाएंगी, है ना, और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को, है ना, बढ़िया ऑफर दिए जाएंगे कि आप ये परचेज कर लो, प्रलय परचेज कर लो, संजय परचेज कर लो, हम आपको सही रेट पे लगा देंगे। तो इस तरह से मार्केटिंग की जाती है हथियारों की। तो इस बार दो चीज़ें, ठीक है, खास करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली है। वैसे हमारे जो वेपन है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही रहते हैं, क्योंकि सब बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, है ना, ब्रह्मोस वगैरह, बट वो सब पहले देख चुके हैं। इस बार जो नया होगा रिपब्लिक डे की परेड में, यानी कि पहली बार दिखाया जाएगा, वो एक तो हमारी प्रलय मिसाइल, जानेंगे अभी प्रलय मिसाइल, है ना, इंडिया की इंडिजेनसली डेवलप एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये। इसके अलावा एक चीज़ और है, बैटल सर्वेलेंस सिस्टम, जिसका नाम संजय दिया है, ठीक है, ये दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले। प्रलय नाम से ही क्या लग रहा है, प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन,
ठीक है, हर मतलब चीज के पीछे, है ना, हर नाम के पीछे क्या होता है, एक रीजन होता है ना, डिस्ट्रक्शन मचाएगी यानी कि मिसाइल। संजय नाम दिया है किसको, बैटल सर्वेलेंस सिस्टम। संजय क्या, हु इज द संजय, कहाँ से संजय उठाया गया सर्वेलेंस सिस्टम का। संजय अगर जानते हो तो महाभारत के कैरेक्टर हुआ करते थे, जो धृतराष्ट्र जो अंधे थे, है ना, उनको महाभारत के बारे में बताते थे कि महाभारत में ये होता है, दिव्य दृष्टि देती थी यानी कि गाइड करते थे। तो दैट इज भाई हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसका नाम हमने क्या रख के रखा है, संजय रख के रखा है। तो ये दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें प्रलय मिसाइल के स्पेसिफिकेशन की, तो ये एक इंडिजेनियसली डेवलप शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, किसने डेवलप किया है इसको, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, इसके अलावा कितनी रेंज है इसकी, लगभग कई मल्टीपल रेंज में आने वाली है ये, 150 टू 500 किलोमीटर। ठीक है, कल जो शोकेस की जाएगी रिपब्लिक डे पे वो 400 किलोमीटर वाली होगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी पेलोड यानी कि बहुत सारा, है ना, गोला बारूद लेके जा सकती है ये, कितना 500 से 1000 केजी तक का। द मिसाइल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल वॉरहेड, न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो बहुत डेंजरस मिसाइल है, तो ये भी दिखाई जाएगी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी, नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 अभी हाल ही में क्या किया, इशू किया। क्या है ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, फिस्कल हेल्थ मतलब, फिस्कल मतलब राजकोष, है ना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, यानी कि किस कंट्री का, किस स्टेट का जो राजकोष है ना, वो कैसा है। अगर मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा है तो उसका मतलब क्या, उसकी फिजिकल हेल्थ खराब है, और अगर कोई कम कर्जे में है तो इसका मतलब क्या, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो स्टेट है उनको रैंक किया गया, डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, एक स्टेट जिसने सबको चौंका दिया, ठीक है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, ठीक है, कि ये स्टेट फिजिकल हेल्थ में नंबर बनाएगा, और नंबर 1 पोजीशन मारी है इन्होंने, और इनका नाम है ओडिशा। और नंबर 1 ही नहीं, जो नंबर 2 नंबर 3 पे भी आए हैं ना, उन्होंने भी चौंकाया है। ठीक है, अगर आप देखो इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 को, इसमें नंबर 1 पे आपका ओडिशा है, ठीक है, ओडिशा है, और नंबर 2 पे आपका छत्तीसगढ़ है, जो ट्राइबल रीजन माना जाता है, बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। थर्ड पे गोवा, ठीक है, इसको चलो जस्टिफाई कर सकते हैं। फोर्थ पे चौंकाया है झारखंड ने, यानी कि ये टॉप 4 जो स्टेट हैं ये ऐसे स्टेट हैं जिनके ऊपर कर्जा बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। बाकी जो बड़े बड़े स्टेट हैं, अब उनका जो है ना, उनकी रैंकिंग भी सुधरी है, जैसे उत्तर प्रदेश है ना, 7 रैंक आई है इनकी, यानी कि ये किस कैटेगरी में आए हैं, फ्रंट रनर की कैटेगरी में। ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो 9 पे हैं ये, ठीक है, तेलंगाना 8 पे है, एंड इसके अलावा जो महाराष्ट्र है 6 पे है, कर्नाटका जो है 10 पे है। ठीक है, ये किसकी फ्रंट रनर, जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये टॉप 5 है। ठीक है, और इनको क्या बोला गया है, अचीवर बोला गया है। ठीक है, जो आपको इसमें दिख रहे हैं, है ना, नेवी ब्लू में दिख रहे हैं, ये कैसे है, फ्रंट रनर, यानी कि ये तेजी से अचीवर बनने की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो स्टेट सबसे खराब हालत में है ना, ये भी आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर होंगे। ठीक है, जिन स्टेट्स को बहुत रिच समझा जाता है ना, उनकी स्टेट, उन स्टेटों की जो फिजिकल हेल्थ है ना बहुत ज़्यादा खराब है। आप देखो पंजाब, ठीक है, बोलते हैं बड़ा रिच है, बहुत सुखी लोग हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ उनकी बहुत सबसे ज़्यादा खराब है, यानी कि सबसे ज़्यादा कर्जे में है। आंध्र प्रदेश, ये भी बड़ा डेवलप माना जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा कर्जे में है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ये भी अच्छी कंडीशन में माने जाते हैं, बट इनकी भी हालत ख़राब है। केरला, ये तो ऐसा बोला जाता है हेवन है ये, मतलब कुछ लोगों के प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग अगर माने, है ना, तो केरल इज़ लिटरली हेवन। इनकी फिजिकल हेल्थ इतनी ख़राब है ना, कि ये टॉप पे आते हैं नीचे से, यानी कि सबसे नीचे आते हैं ये। 18 स्टेट की बात करी गई है, सबसे 15 पे केरला है, 16 पे वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश 17 पे, और पंजाब 18 पे। 18 स्टेटों को जब इवेलुएट किया गया तो इन चारों स्टेटों की जो अमीर कंसीडर किए जाते हैं ये हालत है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, ना मानने का कि इस रिपोर्ट को कोई स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज इस रिपोर्ट का जो डेटा है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, है ना, खुद प्रोवाइड किया है। ठीक है, कौन पब्लिश कर रहा है, नीति आयोग। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, जो 16th फाइनेंस कमीशन है, जिसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है,
आपके अरविंद पनगड़िया साहब, उनकी रिकमेंडेशन पे पब्लिश हुआ है, तो इसकी ऑथेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी लग गई है सदर्न अमेरिका में और हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है और अब उन्हें तैयारी है डिपोर्ट करने की। प्रॉमिस, ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि जब मैं पावर में आऊँगा तो ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हमारे यहाँ घुस के आए हैं ना, है ना, इन सबको बाहर निकाल दूंगा। और इलीगल इमिग्रेंट तो क्या, जो लीगली भी घुस के आए हैं उनको भी बाहर निकालूंगा। तो अभी क्या है, कार्रवाई चल रही है, एक्शन लिया गया है। जो इलीगल इमिग्रेंट है, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, उनको पकड़ पकड़ के क्या रखा जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। कितने लोग कल तक डिटेन किए जा चुके हैं, ठीक है, लगभग 538 को डिपोर्ट किया जा, मतलब अरेस्ट किया जा चुका है और अब इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। ठीक है, द ICE अनाउंस 538 अरेस्ट एंड 373 detainees lodged in an enforcement on X। ठीक है, ICE क्या है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ये पकड़ने का काम करती है, डिपोर्ट करने का काम करती है। तो है ना, एज यूजुअली इसमें जो भी डेवलपमेंट आएगा हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अभी ट्रंप ने कुछ समय स्टेटमेंट दिया था, पिछले टेन्योर में भी ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चलो हम लोग साथ मिलते हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देते हैं या क्वांटिटी कम कर देते हैं। इतनी क्वांटिटी कम कर देते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो भी जाए तो दुनिया ख़त्म ना हो। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हुई थी, रशिया इसमें शामिल भी हो गया था और बात चल रही थी। बट जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो क्या होने लगा, ये न्यूक्लियर वॉर की जो धमकियाँ हैं, थ्रेट हैं, वो मिलने लगे रशिया को। तो रशिया ने क्या करा, इस ट्रीटी से खुद को बाहर कर लिया। अब दोबारा से जब ट्रंप पावर में आ गए हैं तो दोबारा से जब ट्रंप ने बोला है कि हमें डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है, जिसको रशिया ने क्या किया है, वेलकम किया है और उन्होंने कहा वी आर रेडी, चलिए बात करते हैं और एक दूसरे को डी न्यूक्लियराइज करते हैं। बट ट्रंप ने रशिया को बोला है कि देखो हम दोनों के डी न्यूक्लियराइज करने होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको चाइना को भी साथ लाना होगा। चाइना वुड हैव कम अलोंग टू, चाइना ऑल्सो लाइक इट, मिस्टर ट्रंप सेड। ठीक है, उन्होंने कहा कि बिना चाइना के थोड़ा ना होगा, क्योंकि देखो चाइना, अगर बात करी जाए न्यूक्लियर वेपन्स की तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन इनके पास, रशिया के पास है। सेकंड नंबर पे न्यूक्लियर वेपन किसके पास है, यूएसए के पास में है। थर्ड नंबर पे जो न्यूक्लियर वेपन आपको देखने को मिलेंगे चाइना के पास देखने को मिलेंगे। चाइना तो यूएसए कह रहा है कि जल्दी से, है ना, जिस तेजी से चाइना डेवलप कर रहा है, सून ये क्या कर जाएगा, यूएसए को टेक ओवर कर जाएगा। तो चाइना को साथ लाना जरूरी है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे कुछ रशिया यूक्रेन वॉर जब हो रही थी तो रशिया ने क्या कर लिया था, एक जो बातचीत चल रही थी डी न्यूक्लियराइजेशन की, उससे खुद को बाहर कर लिया था। उस बातचीत का नाम क्या था, न्यू स्टार्ट। ठीक है, इंडिया और यूएसए और जो यूएसएसआर था उस समय का जो रशिया था, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, और यूएसए, इनके बीच में डी न्यूक्लियराइजेशन को लेके, है ना, ट्रीटी थी। और इन्होंने बोला था कि भाई देखो अब हम जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन है, ख़त्म करने की बात नहीं हुई थी, अब जिसके पास जितने न्यूक्लियर वेपन है ना उतने ही रहेंगे, कोई बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। इसके रिजल्ट में क्या हुआ था, यूएसएसआर के पास 6,000 लगभग 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड और अमेरिका के पास 1,600 न्यूक्लियर वेपन्स रह गए थे। ठीक है, नहीं बढ़े। बाद में ये ट्रीटी को बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1991 में बनाया गया था, है ना। और इसकी जो टाइमलाइन थी 2010 थी, यानी कि 2010 में ख़त्म हो जाएगी, रिव्यू करी जाएगी, है ना। 2010 में दोबारा से टॉक्स रिज्यूम हुई, बात चल रही थी एंड बनाया गया इसको। और रशिया और यूएसए दोनों इस बात पे एग्री कर गए कि अब ऐसा करते हैं कि दोनों कंट्री, रशिया और यूएसए, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका नंबर घटा के कितना करेंगे, दोनों बराबरी पे लेके आएंगे, विच विल बी 1550। ठीक है, बट रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया एंड यूएसए के सैंक्शन आ गए एंड क्या हो गया, रशिया इस ट्रीटी से बाहर हो गया। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे भी आएगा हम लोग आगे जैसे भी डेवलपमेंट होंगी इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का द हिंदू का एनालिसिस रहा ये। मिलते हैं हम लोग कल, तो रिपब्लिक डे है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। एंड कल हमारा जो द हिंदू एनालिसिस है वो नहीं आएगा, तो हम परसों मिलते हैं 27 जनवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।